जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसे सियासी इंतशार का शिकार हो गए हैं कि जिससे उनको निकलने में बड़ा टाइम लगेगा। अब ये सियासी इंतशार क्या हो सकता है और मियां नवाज शरीफ साहब उससे कैसे निकल सकते हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और असद उमर साहब ने सियासत छोड़ दी, लेकिन इस सियासत के छोड़ने का क्या फ़ायदा जब आपने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया हो। असद उमर साहब ने क्यों सियासत छोड़ी और अब वो क्या करेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और चौधरी परवेज इलाही साहब के ख़ानदान के लिए एक और बहुत बड़ी बुरी खबर है। वो बुरी खबर क्या है, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और ये जो डॉलर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या ये रुकेगा या फिर ये इसी तरह बढ़ता रहेगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले हम डॉलर की तरफ आते हैं। डॉलर के रेट में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। यूं महसूस होता है कि डॉलर जैसे वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ रहा है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे बिल्कुल नहीं जा रहा। डॉलर के साथ हो ये रहा है कि आईएमएफ के साथ एक जायजा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है और पहला जायजा जो आईएमएफ का हुआ वो आज के दिन हुआ। और जब आईएमएफ आया पाकिस्तान के अंदर और उसने पुरानी बुक्स निकाल के चीज़ों को देखना शुरू किया और फिर हुकूमत पाकिस्तान को टाइट करना शुरू किया, तो उसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उन्होंने डॉलर होल्ड करना शुरू कर लिया। उन सबका ख्याल ये है कि शायद अब डॉलर ऊपर जाएगा और आईएमएफ की तरफ से कोई ऐसी कंडीशंस आएंगी कि जिसमें डॉलर को ओपन करना पड़ेगा और ये जो क्रैकडाउन हुकूमत ने किया है शायद इसे वापस लेना पड़ जाए। तो उस वजह से या उस खौफ से बैंकों ने अपने पास डॉलर्स रखने शुरू कर दिए हैं और वो मार्केट में ज़ाहिर है एक तंगी पैदा हो गई, मार्केट में कमी पैदा हो गई और उसका नुकसान ये हो रहा है कि डॉलर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो ही आईएमएफ का ये जायज़ा मुकम्मल होता है, आईएमएफ का एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, आईएमएफ की अगली किस्त आती है, तो डॉलर एकदम नीचे आ जाएगा। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन और अपना एनालिसिस ये है कि डॉलर 260 रुपये पे आ जाएगा और ये 260 रुपये इलेक्शन से पहले पहले होंगे। और इसमें ज़ाहिर है इस हुकूमत का बहुत बड़ा कमाल है। हमें यह मानना पड़ेगा कि इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसे काम किए हैं जिसका नतीजा आता हुआ सामने नज़र आ रहा है। और इसमें मैं गौहर एजाज साहब को खसूसी तौर पे उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनकी तारीफ़ भी करूँगा। गौहर एजाज साहब ने न सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो दरमियान बॉर्डर्स हैं उनको बंद करवाया और ये जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड थी उसकी शक्ल में जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था उसे टाइट किया। फिर उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मिलकर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इल्लीगल तजारत हो रही थी उसको रुकवाया और उसके साथ साथ फिर उन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। तो इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस और ये जो डॉलर की फ़्लाइट थी अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ, उसके रुकने से पाकिस्तान को हर महीने 1.1 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हो रहा है। तो अब अगर आप इस फ़ायदे को अगर आप पूरे साल पे खींच के देखें तो तकरीबन 13 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को फौरी तौर पर फ़ायदा हो गया। तो ये गौहर एजाज का कमाल है और हमें गौहर एजाज साहब को इसकी मुबारकबाद भी पेश करनी चाहिए और साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो उस सारी सूरत हाल को अगर देखें तो मुझे यूँ महसूस होता है कि डॉलर अगले महीने तक 260 रुपये तक पहुँच जाएगा और जब ये 260 तक पहुँचेगा तो इलेक्शन तक ये इसको इसी जगह पर रखा जाएगा या ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा 260 से 270 के दरमियान। लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो ये 260 रुपये पे पहुँच चुका होगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं इस वक्त डॉलर की, उन सबको मेरा मशवरा है कि दौड़ के मार्केट ना जाएं और फौरी तौर पर डॉलर ख़रीदने की कोशिश ना करें। डॉलर ने मज़ीद नीचे आना है और ये स्टेट की पॉलिसी है कि कुछ भी हो जाए अब हमने डॉलर को ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि जब डॉलर ऊपर जाता है तो पाकिस्तान को माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पाकिस्तान मज़ीद माशी नुकसान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो एक चीज़ ये ज़हन में रखें कि डॉलर 260 रुपये पर आएगा, लिहाजा बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर या बैंकों के पास या मनी चेंजर्स के पास कोई बहुत बड़ी जन्नत नहीं पड़ी हुई कि जिसमें आप अपना सरमाया लगा के अपने सरमाए को डुबो लें। अब हम आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। तो मियां नवाज शरीफ साहब दो बहुत ज़्यादा सियासी इंतशार के शिकार हैं इस वक्त। पहला जो सियासी इंतशार है वो है लाडले का टाइटल। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब भी सियासत की, बल्कि जब भी इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बेस पे इलेक्शन लड़ा। गो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कुछ सेटलमेंट होती थी, लेकिन जब ये मार्केट में उतरते थे, सड़कों पे आते थे, जलसे करते थे, जुलूस निकालते थे, तो उस वक्त इनका जो नैरेटिव होता था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता था। वो पुराने चैप्टर खोलते थे, वो पूछते थे जनरल कियानी साहब से कि आपने मुझे क्यों निकाला, वो पूछते थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से कि आपने मुझे और पाकिस्तान को क्यों नुकसान पहुँचाया, वो पूछते थे जनरल काकड़ से कि आपने मुझे क्यों निकाला था।
वो पूछते थे जनरल असलम बेग से कि आपने मेरे साथ ये ज्यादती क्यों की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ये रवैया क्यों था। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ के पास कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं है, बल्कि उनके साथ एक टाइटल लग रहा है लाडले का, और इन्हें ये किंग्स पार्टी भी कहा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, ये बात गलत नहीं है कि इस वक्त अगर कोई किंग्स पार्टी है तो उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और अगर कोई लाडला है तो मियां नवाज शरीफ साहब है। और मियां नवाज शरीफ साहब के इस लाडलेपन की वजह से कानून को, आइन को, हर चीज़ को रीशेप किया जा रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का कलक है, उन्हें महसूस होता है कि ये अगर सिलसिला चलता रहा तो एक तो ये वोट ज़्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे, दूसरा इनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस सियासी इंतशार से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, और इन्होंने अपनी मंशूर बनाने वाली कमेटी जो 40 रुकनी कमेटी है उसको कह दिया है कि आप ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया हमारे साथ एडजस्ट हो गया है कि हम स्टैब्लिशमेंट की पार्टी हैं, इससे निकलने का तरीका भी बताएं। लिहाजा अब जो मंशूर कमेटी है वो मंशूर बनाने के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को स्टैब्लिशमेंट के मर्तबान से बाहर निकालने का तरीका भी दरियाफ्त कर रही है। और अगर ये तरीका मियां नवाज शरीफ साहब को मिल जाता है तो फिर मियां नवाज शरीफ पुरानी एनर्जी के साथ, पुराने बयानिया के साथ वापस आएंगे, और उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि जो कुछ भी होगा मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के खात्मे के बाद होगा। मियां नवाज शरीफ साहब केसेस के खात्मे से पहले इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकते, कोई बल्कि हरकत अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ले लें। लेकिन आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब ये नैरेटिव लेंगे, ये जस्टिस साकिब निसार साहब की बात भी करेंगे, जस्टिस खोसा साहब की बात भी करेंगे, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की बात भी करेंगे, और इसके साथ साथ ये जनरल फैज़ अमीर साहब की बात भी करेंगे। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब आपको अंगड़ाई लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस होता है कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हुए या इस्टेब्लिशमेंट के लाडले के टाइटल के साथ इलेक्शन लड़ा तो हम ये इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब, पुराना मियां नवाज शरीफ वापस आने के चक्कर में अनकरीब आपको नज़र आएगा कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा इंतशार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वो 2/3 मेजॉरिटी है। मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर हमने मुल्क को चलाना है तो फिर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ताकि हम एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से गवर्नमेंट भी बना सकें, हमारे हाथ किसी दूसरी पार्टी के साथ ना बंधे हों, और इसके साथ साथ जो कानून हम पास करवाना चाहें हम करवा सकें आसानी के साथ। लेकिन अब सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब की बुनियाद पर इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकते कि इन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। अभी भी जो पार्टी की तहकीक है उसके मुताबिक ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 सीटें पंजाब से हासिल कर सकते हैं, और 90 सीटें हासिल करने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब लार्जेस्ट पार्टी तो बन सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी या इतनी मजबूत हुकूमत नहीं बना सकते कि जिससे दूसरी बैसाखियों की ज़रूरत ना हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ये 2/3 मेजॉरिटी ले लें, और उसके लिए अब इन्होंने दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करने का फैसला भी कर लिया है, और उसके साथ साथ वो तमाम इलेक्टेबल्स जिनको पार्टी आज तक नापसंदीदा करार दे रही थी, जिनसे बात नहीं करना चाहती थी, उन सब के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। लिहाजा आने वाले दिनों में हर वो शख्स जो इलेक्टेबल है उसका ताल्लुक हुआ किसी भी पार्टी के साथ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वेलकम करेगी कि आप पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, या अगर वो आज़ाद है तो उसको अभी से वजारत की एक आसरा दे दिया जाएगा उसको कि आपको वजीर भी बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ आप हमारी पार्टी में आ जाएं। तो एक तो इलेक्टेबल्स को मियां नवाज शरीफ साहब ने अट्रैक्ट करने का फैसला कर लिया। तो आने वाले दिनों में जितने इलेक्टेबल्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रैब करने की कोशिश करेगी। दूसरा, इन्होंने जो दूसरी सियासी जमातें, छोटी सियासी जमातें, उन सब के साथ इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया। मसलन MKM के साथ इन्होंने इत्तेहाद बनाया, और ये इत्तेहाद सिर्फ इत्तेहाद नहीं है, सीट एडजस्टमेंट भी है। कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MKM के साथ ठीक ठाक सीट एडजस्टमेंट करेगी, बल्कि इलेक्शन से पहले ही उनको वजारतें भी ऑफर कर दी जाएंगी कि आप ये वजारतें भी ले सकते हैं। उसके बाद बाप पार्टी जो बलूचिस्तान में बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें से बहुत सारे लोग, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था, फिर उन सब लोगों ने मिल के एक बाप पार्टी क्रिएट कर ली थी। अब मियां नवाज शरीफ साहब कल कोयटा जा रहे हैं, बलूचिस्तान जा रहे हैं, और वहाँ पे ये बाप पार्टी को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे। अभी अयाज सादक साहब क्योंकि बलूचिस्तान में हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात कर ली है। लश्करी रिसानी साहब जो हैं उनके साथ भी मुलाकात कर ली है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको पता होगा, बलूचिस्तान में सरबराह थे। वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपने 13 साथियों समेत शामिल हो रहे हैं, और वो 13 साथी MPs भी हैं और MNAs भी हैं। इसके साथ साथ जो बाप पार्टी है उसके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब के साथ भी मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी,
और ये कोशिश करेंगे कि बाप पार्टी के साथ ये सीट एडजस्टमेंट भी करें और उसे अपना इत्तेहादी भी डिक्लेयर कर दें। तो बलूचिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जनूबी पंजाब के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ शामिल हो जाए, इलेक्शन से पहले शामिल हो जाए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद बनाए। कुछ ऐसे लोग जो PTI में थे और उनके मुनहरफ अरकान हैं, उनको भी मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। तो आपको आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब बहुत सारी जगहों पे सीट एडजस्टमेंट करते हुए, बहुत सारी पार्टीज़ को अपने साथ शामिल करते हुए, बहुत सारे इलेक्टेबल्स को अपने दरवाज़ों के अंदर दाखिल करते हुए, उन्हें चादरें पहनाते हुए, उन्हें पार्टी के परचम उनके हाथ में थमाते हुए नजर आएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लें। लेकिन ये दोनों चीज़ें सरदस्त मुश्किल लग रही हैं। एक तो 2/3 मेजॉरिटी भी मुश्किल लग रही है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो एक बड़ा मजबूत धड़ा उसके हाथ में हो, मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में वो धड़ा ना जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जब एम्पावर हो जाते हैं, जब पावरफुल हो जाते हैं, तो फिर वो पावरफुल लोगों के लिए ठीक ठाक ख़तरनाक हो जाते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस बार इस चीज़ का मौका दिया जाएगा। दूसरा, ये जो लाडले का टाइटल है, मियां नवाज शरीफ साहब के जब पाकिस्तान आए हैं तो ये टाइटल इनके साथ चिपक चुका है। अब इस चिपके हुए टाइटल को हटाना मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। तो अगर मियां नवाज शरीफ ने सियासत करनी है, इलेक्शन लड़ना है, तो उसे इन दोनों बैसाखियों को साथ शामिल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना आसान मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं होगा। अब हम आते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान के लिए एक जो बुरी खबर है। मोरस इलाही साहब को इश्तिहारी इकरार दे दिया गया और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सरकारी ठेकों में किकबैक्स लिए हैं। अब मोरस इलाही साहब सारे मुल्क से बाहर हैं। वो इस वक्त कहा जाता है कि वो स्पेन में है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि क्या वो वाकई स्पेन में है या नहीं है। लेकिन बहरहाल वो स्पेन के अंदर चिल कर रहे हैं। वाले साहब उनके जेल के अंदर हैं और वहाँ पे वो बैठ के कभी कॉफ़ी पीते हुए नज़र आते हैं आपको, कभी वो वॉक करते हुए नज़र आते हैं, कभी वो बुल फाइटिंग करते हुए नज़र आते हैं, और कभी वो ये जो फेरीज़ होती हैं, जो बैरी जहाज़ चल रहे होते हैं, उसके अंदर बैठे हुए दोस्तों को नज़र आते हैं। तो वहाँ पे वो चिल कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे। बड़ी कोशिश की गई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि मोरस इलाही साहब को वापस लाया जाए, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये ऑफ़र भी की गई कि आप मोरस इलाही साहब को वापस ले आएँ और ख़ुद आप घर चले जाएँ। लेकिन चौधरी साहब की बात भी मोरस इलाही साहब ने नहीं मानी, वो वहीं पर बैठे हुए हैं। अब उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि एक शख्स जो मुल्क से बाहर हो, उसे इश्तिहारी करार देने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इससे पहले बेशुमार लोगों को इश्तिहारी करार दिया गया था, लेकिन बाद में फिर वो बाकायदा सरकारी जहाज़ों पे वापस आए और हुकूमत पाकिस्तान ने सारे दरवाजे उनके लिए खोल दिए और उनके सारे केसेस भी वापस हो गए और जो करप्शन अगर उन्होंने कोई की थी तो उसे भी माफ़ कर दिया गया। तो मोरस इलाही साहब ज़ाहिर है बाहर बैठेंगे और अपना जो दौलत उनके पास है, जो माल उनके पास है, उसको इंजॉय करेंगे। और जब यहाँ पे हालात फेवरेबल हो जाएंगे तो वो फिर एक प्राइवेट जेट पे पाकिस्तान वापस आएंगे और उनके सारे केस ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद वो सारा माल जो उनके पास है या वो जो रकम उन्होंने कमाई है या जो इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और वो बाकी उसके बाद जो कहते हैं ना, रावी चैन की बांसुरी बजाता रहो, तो फिर चैन की बांसुरी बजती रहेगी पाकिस्तान के अंदर। अब हम असद उमर साहब की तरफ आते हैं। आप अगर 2018 में वापस जाएँ तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद उनकी हुकूमत बन रही थी और उस सारे दौरानिए में 2017 से लेके 2018 के दौरानिए में पूरी जो कैबिनेट थी इमरान खान साहब की या पूरी जो पार्टी थी, उसमें किसी एक शख्स को भी ये पता नहीं था कि क्या मैं वज़ीर बनूंगा या मैं वज़ीर नहीं बनूंगा, या अगर मेरे पास कोई वजारत होगी तो वो उसका पोर्टफोलियो क्या होगा। लेकिन पूरी पार्टी में सिर्फ एक शख्स था जिसे दो चीज़ों का पता था, और वो शख्स था असद उमर। और उन्हें जो पहली चीज़ का पता था वो ये था कि मैं वज़ीर बन रहा, और दूसरी जो चीज़ थी उन्हें जिसका उन्हें पता था, उन्हें ये पता था कि मैं वज़ीर ख़जाना बन रहा। और ये बात सिर्फ उन तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरी पार्टी, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता था कि अगर PTI इक़्तिदार में आई तो असद उमर उसके वज़ीर ख़जाना होंगे। और इस वज़ीर ख़जाना के ऊपर पूरी उम्मीद थी। ये पोस्टर बॉय होते थे PTI के, और इनके बारे में कहा जाता था, ये समझा जाता था कि असद उमर साहब का जो चमत्कार है वो पूरे पाकिस्तान को बदल के रख देगा। उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन सबको असद उमर से पे बहुत ज़्यादा यकीन था, बल्कि जब हमारी उनसे मुलाकातें होती थी तो असद उमर साहब को वो बहुत ज़्यादा हाई रेट करते थे। वो कहते थे ऐसा शख्स तो हमने कभी देखा ही नहीं। आप कभी उनकी प्रेजेंटेशन देखें, कभी उनकी बात सुने, तो वो तो वाकई दूध और शहद की नहरें यहाँ बहा देंगे। बहरहाल असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना बने, और वज़ीर ख़जाना बनते ही ये पाकिस्तान के बदतरीन वज़ीर ख़जाना साबित हुए। यानी वो IMF जिसके साथ शुरू में एग्रीमेंट बहुत ही आसान था,
असद उमर की हमाकतों की वजह से वो मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। और शुरू में जो उनके दावे थे, जो उनकी बातें थी, उनको सुन सुन के इंसान हैरान होता था। मसलन असद उमर साहब ने कैबिनेट के शुरू के इजलासों में ये कह दिया कि ये जो ऐवान सदर है इसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, ख़त्म कर दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, ऐवान सदर को ख़त्म कर दिया जाए। और बाकायदा उन्होंने तैयार कर लिया सबको। ये तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने रोका कि जनाब ये जो प्लाट्स हैं ऐवान सदर के या प्राइम मिनिस्टर हाउस के, ये यूनिवर्सिटी के लिए नहीं थे, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के लिए थे। इनको किसी और पर्पस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा ये रेड जोन है, रेड जोन में इतने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जा सकता, इतनी आमदोरफ्त मुमकिन नहीं है। फिर उन्हें यह भी बताया गया कि जब बाहर से मेहमान आएंगे तो क्या उन मेहमानों को हम होटलों में ठहराएंगे या उनके साथ जो फंक्शंस होंगे वो कहाँ पे होंगे, और अगर वो हम उन्हें होटलों में ठहराते हैं तो उसका जो खर्चा होगा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस से कहीं ज़्यादा होगा। तो जब बड़ी मुश्किल से उनको समझाने की कोशिश की जाती रही तो नहीं समझते थे, क्योंकि असद उमर साहब ये कहते थे कि हमने ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं और हमने कौम के साथ वादा किया हुआ है कि हमने गवर्नर हाउस ख़त्म करने हैं, हमने प्रेसिडेंट हाउस ख़त्म करना है, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस ख़त्म करना है। तो फिर अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट के डंडे की वजह से असद उमर साहब खामोश हुए और ये चैप्टर क्लोज हुआ। फिर जो इकानमी के साथ उन्होंने किया, जो बिजनेसमैनों के साथ किया उन्होंने, जिस तरह यहाँ से डॉलर गायब हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह IMF ने लोगों को स्क्वीज़ करना शुरू किया। एक वक्त ऐसा था 2018 के शुरू में, आपने देखा होगा कि पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। ये तो बाद में जब असद उमर साहब का साया हटा और उसके बाद फिर नए वज़ीर ख़जाना आए और उन्होंने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की, जिसमें हफीज़ शेख साहब का जिक्र मैं करूँगा कि आर्मी की तरफ से हफीज़ शेख साहब को भेजा गया था। हफीज़ शेख ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने मार्केट को स्टेबल कर लिया। फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब आए थे और उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आर्डनी हीटअप कर दिया था पूरी इंडस्ट्री को, पूरी इकॉनमी को, जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान को फिर बाद में बहुत नुकसान हुआ। तो वो जो दौरानिया हफीज़ शेख साहब का था, हमें खुले दिल के साथ ये मानना पड़ेगा कि वो ज़बरदस्त दौर था कि उसमें उन्होंने कम अज़ कम इकानमी को स्टेबल कर लिया था। लेकिन जो असद उमर साहब का जो दौर था उसमें मुकम्मल बर्बादी थी, यानी कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा असद उमर साहब ने कि जो उस वक्त काम करता हुआ नज़र आ रहा। अलबत्ता उन्होंने एंग्रो को बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि वो एंग्रो के मुलाज़म रहे थे पहले। बहरहाल असद उमर साहब की वो आप गुफ्तगू सुन लें उस दौर की, उनकी बातें सुन लें, फिर जो इमरान खान साहब के साथ अपने आप को अलाइन करते थे वो देख लें। फिर जब रजीम चेंज हुई तो उस वक्त का असद उमर आप देख लें, ऐसे लगता था कि वो आखिरी सीसा पलाई हुई दीवार होंगी जो इमरान खान के सामने खड़ी रहेगी। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो जो शुरू में जिन लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा उनमें असद उमर साहब भी शामिल थे। असद उमर साहब जेल में गए थोड़े दिनों के लिए और उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने फौरी तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद दाव लग जाए, तो वो कभी इमरान खान के करीब चले जाते थे, कभी पीछे हट जाते थे, कभी सदर आरफ अलवी साहब के साथ रब्ता कर लेते थे, कभी उनसे मुलाकात कर लेते थे। लेकिन इमरान खान साहब के दिल से वो उतर चुके थे। तो ये जो कोशिश वो करते रहे इमरान खान के करीब होने की, वो कोई ख़ास बारवर साबित न हुई, ख़ास कामयाब नहीं हो सके। लिहाजा अल्टीमेटली फिर असद उमर साहब ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, अब मैं सियासत में वापस नहीं आऊँगा और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करूँगा, यहाँ कोई वेलफेयर के काम करूँगा। अब सवाल ये है कि असद उमर साहब अगर इतने ही बड़ी तोप थे, अगर इतने ही बड़े ब्रेन थे, तो 3.5 साल उनकी हुकूमत थी, वो कोई ना कोई कमाल कर लेते। सवाए पाकिस्तान के अंदर बर्बादी के असद उमर साहब ने कुछ नहीं किया। दूसरा, अगर वो इतने ही ब्लू ब्लड थे तो इमरान खान साहब का साथ देते, भुगतते जेल, खड़े रहते उनके साथ, लेकिन वो पहला झटका ही बर्दाश्त नहीं कर सके। और दूसरा झटके से पहले उन्होंने दोनों पार्टीज़ को, इस पार्टी को भी उस पार्टी को भी राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों पार्टीज़ राज़ी नहीं हुई तो फिर उन्होंने अंगूरों को खट्टा डिक्लेयर करके अपना बिस्तरा संभाला और उठ के चले गए। तो असद उमर साहब बहरहाल एक चैप्टर थे जो क्लोज़ हो गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा याद रखे जाएंगे 3 वजूहात से। एक ऐसा इकानमिस्ट जिसने ना कोई फैक्ट्री चलने दी, ना पाकिस्तान की इकॉनमी चलने दी, और एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा की पाकिस्तान के अंदर कि कोई किसी के साथ सलाम लेने के लिए तैयार नहीं था, और फिर एक ऐसा बेवफा साथी कि जिसने अपने लीडर को, अपने कप्तान को दरमियान में, मझधार के दरमियान में छोड़ के अपना बिस्तरा उठाया और अपने घर चला गया। तो असद उमर साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी शान को सलाम पेश करता हूँ कि क्या आप शानदार इंसान हैं।